नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे केस की गहराई में जाएंगे जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। कलकत्ता का आरजी कर मेडिकल कॉलेज केस। हम यहाँ किसी सुनी सुनाई बात पर नहीं बल्कि सीधे तथ्यों पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक अनअधिकृत व्यक्ति अस्पताल के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले वार्ड्स में बिना किसी रोक टोक के दाखिल हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके मन में आता है वो ये कि आखिर कैसे एक बिना अथॉरिटी वाला आम आदमी, एक पूर्व रसोइया, अस्पताल के सबसे संवेदनशील इलाकों में इतनी आसानी से घूम रहा था। मतलब ये सिर्फ एक क्रिमिनल की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम के फेल होने की एक चौंकाने वाली तस्वीर है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले पहलू से, द सिविक वॉलंटियर लूप होल। देखिए, 2012 में पश्चिम बंगाल सरकार ने पुलिस फोर्स की कमी को पूरा करने के लिए सिविक वॉलंटियर फोर्स बनाई। ये एक टेम्पररी सेटअप था जहां जरूरत पड़ने पर काम लिया जाता और महीने के 12,000 रुपए मिलते। अब मेन आरोपी संजय रॉय की बात करें तो 2016 में वो इसी कॉलेज में एक कुक था। फिर वो अचानक से गायब हो जाता है। 3 साल बाद 2019 में वो वापस लौटता है और सीधा इस सिविक वॉलंटियर फोर्स को ज्वाइन कर लेता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है, असलियत और दिखावे का फर्क। सच तो ये था कि वो सिर्फ एक टेम्पररी वॉलंटियर था, 12,000 की मामूली सैलरी वाला। पर उसने क्या किया? उसने अपनी बाइक और टी-शर्ट पर बाकायदा कोलकाता पुलिस लिखवा लिया। अब होता क्या है कि अस्पताल का स्टाफ और आसपास के लोग उसे सच में पुलिस वाला समझने लगे। एक तरह से उसने खुद को एक फर्जी लेकिन बहुत ही खतरनाक अथॉरिटी दे दी थी। अब आते हैं इसके दूसरे हिस्से पर कि कैसे उसकी पहुंच और उसका प्रभाव लगातार बढ़ता गया। उसने इस पूरे सिस्टम को बड़े ही शातिराना तरीके से मैनिपुलेट किया। सबसे पहले उसने डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप ज्वाइन किया, फिर अपनी चापलूसी और जुगाड़ से अपना ट्रांसफर वेलफेयर सेल में करवा लिया। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। यहीं से शुरू होता है उसका अवैध धंधा, मरीजों को बेड्स दिलवाना और बदले में पैसे ऐंठना। इसी जुगाड़ के चलते उसे आरजी कर के इमरजेंसी वार्ड और ट्रॉमा सेंटर में ड्यूटी मिल गई। मतलब एक तरह से उसे अस्पताल के अंदर वीआईपी जैसी बिना किसी रोक टोक वाली एंट्री मिल गई। और बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। उसने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए सत्ताधारी पार्टी की छात्र विंग के बड़े नेताओं के साथ अपने ताल्लुकात मजबूत कर लिए। इन पॉलिटिकल कनेक्शंस का असर ये हुआ कि कैंपस में उसका रसूख इतना बढ़ गया कि किसी भी गार्ड की हिम्मत नहीं होती थी कि उसे गेट पर रोक ले या उससे सवाल कर ले। अब हम जो देखने जा रहे हैं वो है उसके हिंसक इतिहास के कुछ बहुत ही डरावने संकेत, जिन्हें पूरी तरह इग्नोर किया गया। अगर हम उसके पर्सनल ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो वो खौफनाक था। 2022 में दूसरी शादी करने के बाद उसने डोमेस्टिक वायलेंस का एक खौफनाक सिलसिला शुरू किया। सोचिए, उसने अपनी 3 महीने की प्रेग्नेंट पत्नी को इतनी बुरी तरह पीटा और उसे मेडिकल हेल्प तक नहीं लेने दी। जब लड़की की मां ने पुलिस में कंप्लेंट की तो जानते हैं क्या हुआ? कुछ नहीं। उन शिकायतों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया और आखिर में उस प्रताड़ना के चलते उसकी दूसरी पत्नी की जान चली गई। 2023 आते आते उसकी ये हिंसक प्रवृत्ति बिना किसी रोक टोक के अपने चरम पर थी। अब बात करते हैं 8 अगस्त की उस काली रात की और उस होनहार पीड़िता की। ये आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एमडी सेकेंड ईयर की एक होनहार स्टूडेंट थी। एक साधारण से दर्जी परिवार की इकलौती बेटी। घर की माली हालत कोई बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके माता पिता ने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया था। पूरा परिवार बस उसी दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था जब वो अपनी डिग्री पूरी करके पूरी तरह से क्वालिफाइड डॉक्टर बनेगी। उन्हें सोने से पहले डायरी लिखने की आदत थी और उनकी डायरी का एक छोटा सा हिस्सा उनके बड़े सपनों को बयां करता है। उन्होंने लिखा था, आरजी कर से गोल्ड मेडल जीतना है और टॉप हॉस्पिटल्स में काम करना है। उनका विजन एकदम क्लियर था और इतने ऊंचे सपनों का इस तरह से अचानक खत्म हो जाना इस पूरी घटना को और भी ज्यादा दर्दनाक बना देता है। अब जरा 8 और 9 अगस्त के बीच आरोपी संजय रॉय की टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये सच में रोंगटे खड़े करने वाला है। दिन के वक्त वो अस्पताल आता है और सीसीटीवी में पीड़िता का पीछा करता हुआ दिखता है। फिर रात करीब 11 बजे वो अपने दोस्त के साथ अस्पताल की बाउंड्री के पीछे शराब पीता है। आधी रात को वो रेड लाइट एरिया जाता है और वहां हिंसक अडल्ट कंटेंट कंज्यूम करता है। और फिर रात 2 बजे वो नशे में धुत होकर अकेला ही वापस अस्पताल की तरफ निकल पड़ता है। अब देख सकते हैं कि एक बेहद खतरनाक मानसिकता तैयार हो चुकी थी। आइए अब इस पूरी त्रासदी को मिनट दर मिनट समझने की कोशिश करते हैं।
उस रात पीड़िता अपनी 36 घंटे की थका देने वाली शिफ्ट पर थीं। रात के 2 बज रहे थे। एक स्टाफ मेंबर उनसे एक पेशेंट के इलाज पर डिस्कशन करता है। 2:35 पर वो अपनी कजिन के एक मैसेज का रिप्लाई करती हैं। फिर रात 3 बजे एक स्टाफ मेंबर वहां से गुजरता है और देखता है कि वो सेमिनार हॉल के फर्श पर सो रही हैं। दरअसल जो डेजिग्नेटेड स्लीप रूम था, वहां कोई टेस्ट चल रहा था। इसके ठीक बाद 3:50 पर सीसीटीवी फुटेज में संजय रॉय को मेन गेट से अस्पताल के अंदर आते हुए देखा जाता है। अब 3:50 से 4:03 के बीच जो 13 मिनट थे, वो साबित करते हैं कि ये अचानक हुआ कोई क्राइम नहीं था। इन 13 मिनटों में वो एक-एक करके ऑपरेशन थिएटर और टेस्टिंग डिपार्टमेंट्स में जाता है। वो बाकायदा शिकार की तलाश कर रहा था, कोई ऐसा जो बिल्कुल अकेला हो या वल्नरेबल हो। ये साफ दिखाता है कि वो एक प्रॉपर प्लानिंग और प्रेडेटरी माइंडसेट के साथ अस्पताल के अलग-अलग विंग्स में घूम रहा था। रात 4:03 की सीसीटीवी फुटेज में एक बहुत ही अहम सुराग कैद होता है। जब वो 3rd फ्लोर के उस सेमिनार हॉल में दाखिल हो रहा था, तो उसके गले में एक ब्लूटूथ ईयरपीस लटका हुआ साफ नजर आता है। और आपको बता दूं, आगे चलकर यही वो सबसे बड़ा सबूत बना, जिसने इन्वेस्टिगेटर्स को उस तक पहुंचने और उसे गिरफ्तार करने में सबसे अहम भूमिका निभाई। 37 मिनट, ये कोई आम नंबर नहीं है। वो पूरे 37 मिनट तक उस सेमिनार हॉल के अंदर मौजूद था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि मृत्यु का समय 4:15 के बाद का है, जिसका सीधा मतलब है कि वहां एक बेहद लंबा और भीषण संघर्ष हुआ था। लेकिन हैरानी की बात देखिए, किसी को बाहर कुछ भी सुनाई नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो सेमिनार हॉल लेक्चर्स के लिए बना था और पूरी तरह से साउंड प्रूफ था। इसके बाद सुबह 4:40 पर संजय रॉय हॉल से बाहर आता है। उसके हाव-भाव देखिए, वो भाग नहीं रहा है, चेहरे पर कोई घबराहट नहीं है। वो सीधा अस्पताल कैंपस में ही बनी अपनी बैरक में जाता है और बड़े आराम से सो जाता है। उसे सिस्टम पर और अपने रसूख पर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि उसे लगा कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और फिर आती है वो खौफनाक सुबह, जब इस जघन्य अपराध का पर्दाफाश होता है। अगली सुबह जब जूनियर डॉक्टर और को उस सेमिनार हॉल में दाखिल होता है, तो जो नज़ारा उसने देखा वो किसी को भी सुन कर देने वाला था। टूटा हुआ चश्मा, बिखरा हुआ सामान और बेहद गंभीर चोटें। ये सीन खुद चीख-चीख कर गवाही दे रहा था कि इंसानियत अपनी सारी हदें पार कर चुकी है। इस खबर के बाहर आते ही तुरंत पूरे अस्पताल और देखते ही देखते पूरे देश में एक भारी आक्रोश फैल गया। तो इस पूरे केस को समझने के बाद जो सबसे बड़ी बात सामने आती है, वो ये कि ये पूरी तरह से एक ढांचागत विफलता थी। एक ऐसा सिस्टम जहां सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की धज्जियां उड़ाई गईं, एक टेम्पररी वॉलंटियर को बिना सोचे समझे इतनी पावर दे दी गई और एक हिंसक प्रवृत्ति वाले इंसान को कभी रोका ही नहीं गया। ये त्रासदी सिर्फ एक इंसान की हैवानियत का नतीजा नहीं है, बल्कि एक बेहद कमजोर और खतरनाक व्यवस्था का परिणाम है। अब आखिर में ये एक्सप्लेनर हमारे सामने एक बहुत ही गंभीर सवाल छोड़ जाता है। आखिर वो कौन से सख्त और जरूरी कदम हैं जो हमें आज उठाने होंगे ताकि भविष्य में किसी भी चिकित्सा संस्थान में ऐसी जानलेवा चूक दोबारा न हो। जो लोग दूसरों की जान बचाने के लिए अपना जीवन लगा देते हैं, उनकी खुद की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इस विषय पर हम सबको गहराई से सोचने की जरूरत है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।